हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे जोरदार तरीके से। तो आज हम सेकंड लेक्चर में पहुंच गए इवोल्यूशन के, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में कि कौन कौन से एविडेंस मिले हमारे इवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? ओरिजिन ऑफ लाइफ और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में कि कैसे हमारा यूनिवर्स बना है, उसके बाद हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, मिल्की वे गैलेक्सीज बनी, उसके बाद बनते 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 हमारे अर्थ का जन्म हुआ, कैसे उसके बाद लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई। ओपरेनो हेल्डर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया था ना। तो उसको साबित करने के लिए एसएल मिलर और यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया कि हाँ भाई, ओपरेनो हेल्डर बिल्कुल आप सही कह रहे थे। इसी तरीके से हमारे ऊपर लाइफ आई, हमारे अर्थ के ऊपर। अगर आपने उस लेक्चर को मिस आउट कर दिया तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में हम आज बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि कौन कौन से एविडेंस मिले थे। बेसिकली हमारे एटाविज्म, वेस्टिजियल ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन, ये सारी चीजें हम बात करेंगे आज। अपना 100% देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन अच्छे से समझ आए, बिल्कुल एकदम दिमाग में फिट हो जाए, ताकि ये आपका आखिरी लेक्चर हो, उसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। ट्रिक एंड डायग्रामेटिक व्यू के रिप्रेजेंटेशन से हम देखेंगे कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, एनालोगस क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन देखेंगे हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, भले काम तो कुछ नहीं होता उनका, प्रेजेंट बस होते हैं हमारी बॉडी में। अटैविज्म, पुराने पूर्वजों के टाइम के हमारी चीजें हमारी बॉडी में अगर अभी के टाइम पे जनरेशन बाय जनरेशन चेंज हो गई, देखने को मिल गई, बहुत अचंभे की बात है, जो कि अगर वो हमारी बॉडी में अभी के टाइम में प्रेजेंट दिखाई दे रही है यंग जनरेशन के अंदर, उसे हम कहते हैं अटैविज्म। लास्ट हम देखेंगे कनेक्टिंग लिंक, और एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, जो कि आएगा हमारा इंडस्ट्रियल मेनानिज्म हमारे इंग्लैंड के अंदर। तो चलिए बिना कोई लेट करते हुए आज के अमेजिंग लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने देख लिया ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ की, ओरिजिन हमारी लाइफ का कैसे हुआ था, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे बना था, उसके ऊपर अर्थ कैसे बना था, अर्थ के ऊपर फिर लाइफ कहाँ से आई थी। बहुत सारे साइंटिस्ट की थ्योरी भी थी, पेनस्परिया थ्योरी थी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी, ए बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस, ये सब का पर यहाँ पे कोई तथ्य नहीं कर रहा था। पर उसके बाद हमारे दो साइंटिस्ट आए, एस एल मिलर और यूरे ने, उन्होंने साबित किया केमिकल इवोल्यूशन के जरिए, पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर था ना पूरा बना के देखा, पूरा हमारी कहते एक्सपेरिमेंट करके देखा हमारी कैसी लाइफ जो है वो कैसे आई है हमारे अर्थ के ऊपर। तो जब एग्जामिन किया उन्होंने सारे वो सेल्स मिले जो ओपरेनो हेल्डर ने बताया था थ्योरेटिकल व्यू में। तो यहाँ पे जो है हमारी यहाँ पे क्या हुआ, लाइफ आ गई थी हमारे अर्थ के ऊपर। पर उसको कोई एविडेंस प्रूफ भी तो चाहिए ना हमें कि लाइफ तो आ गई, चलो लाइफ ऐसे आई थी, हमें देख भी लिया केमिकल इवोल्यूशन के जरिए। एविडेंस तो दो, हम हमारे पूर्वज से आए हैं, ठीक है, हमारे पूर्वज कुछ इस तरीके से दिखते थे। तो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या बताते हैं कि हमें कोई एविडेंस दो, ताकि हम सब ये बातों पर यकीन कर सकें कि हाँ उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे चार कैटेगरी में एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बताया गया एनसीईआरटी के अंदर। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स के बेसिस पे, वेस्टिजियल ऑर्गन, जो बहुत पुराने टाइम पे हमारे ऑर्गन इस्तेमाल किए जाते हैं, पर अब हमारी बॉडी में वो प्रेजेंट तो है पर काम नहीं करते हैं, ऐसे भी ऑर्गन्स है। एटाविज्म की, बहुत पुराने समय के जो कुछ कैरेक्टर हमारे पूर्वजों के, एंसेस्टर्स के, वो हमारे अभी के जनरेशन में देखने को मिले। और चौथा जगह कनेक्टिंग लिंक, दो ऑर्गेनिज्म के बीच की कनेक्टिंग लिंक, मतलब कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रहता है और हमारे लैंड पे भी रहता है, दोनों कनेक्टिंग लिंक। एग्जांपल एम्फीबियंस फ्रॉग हो गया, तो वो आता है हमारे कनेक्टिंग लिंक के अंदर। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रिक टू लर्न एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन। तो बहुत सारे बच्चों को एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ऐसे नोट से आप याद कर सकते हैं। ऐसे नोट का क्या काम होता है, बहुत सारा मेन फंक्शन है हमारा ऐसे नोट का आता है, उसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में पूरा ब्लड सप्लाई होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, ऐसे नोट सी द फंक्शन फर्स्ट। इससे पहले आपको फंक्शन देखना है, एनालोगस और होमोलोगस जो भी ऑर्गन के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन में, उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, फंक्शन के बारे में देखना है कि उसका फंक्शन, वो काम क्या कर रहा है। तो फंक्शन कैसे देखेंगे आप, अगर उसका फंक्शन सेम रहेगा तो वो आएगा हमारा एनालोगस ऑर्गन, जो कि होता है, शो करता है हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। एसी से आप याद कर सकते हैं, एसी में बैठ के एचडी मूवी देखना, ऐसे याद कर सकते हैं आप कि एसी मतलब हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और दूसरा आ जाएगा अगर डिफरेंट फंक्शन रहा, अगर डिफरेंट फंक्शन रहा मतलब कैसे कि अगर आपका एग्जाम्पल हम लेते हैं होमोलोगस ऑर्गन का, हमारा बोन्स के बारे में, फोर लिम्ब की सारी बोन्स होती है ना, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, कार्पल, फेलेंजेस, ये सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम मात्रा में सेम स्ट्रक्चर में पाई जाती है, पर सबका यहाँ पे काम क्या होता है, डिफरेंट होता है, फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट रहता है। जैसे कि हम हमारा हाथ क्या इस्तेमाल करते हैं, कुछ काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ उठाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर यही हाथ हमारे बर्ड के अंदर पाया जाए, क्या करेगा, वो फ्लाई करने के लिए, मतलब उड़ने के लिए इस्तेमाल करेगी। अगर यही वाला हाथ का जो हमारे सारे बोन्स है, फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब वाले,
अगर वो बर्ड्स के अंदर पाया जाएगा तो वो क्या करेगी, हमारे फोर लिम्ब का इस्तेमाल उड़ने के लिए इस्तेमाल करेगी। क्रोकोडाइल्स क्या करेंगे, चलने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे ही फंक्शन जो रहेगा यहाँ पे डिफरेंट रहेगा ऑर्गेनिज्म का, तो वो आ जाएंगे हमारे होमोलोगस ऑर्गन जो कि शो करेंगे हमारे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। सेम एनालोगस स्ट्रक्चर का अगर होगा फंक्शन तो हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगर हम एनालोगस ऑर्गन का एग्जांपल देखें तो क्या देखेंगे हम, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड फिन्स ऑफ अ फिश। दोनों काम क्या कर रहे हैं, तैरने का काम कर रहे हैं। फ्लिपर्स भी और फिन्स भी डॉल्फिन का क्या कर रहे हैं, फिश का क्या कर रहे हैं, तैरने में काम कर रहे हैं, पर दोनों का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, फ्लिपर्स मतलब क्या हो जाएगा, पूरा लिटर के पैडल जैसे होते हैं कुछ डॉल्फिन के पास, जबकि फिशेस के अंदर अलग तरह के पंखुड़ी ऐसे कुछ होता है। ठीक है, फिशेस में पास, पर दोनों काम क्या करते हैं, सेम काम करते हैं, तैरने में काम करेंगे। वैसे ही आई ऑफ ऑक्टोपस और आई ऑफ ह्यूमंस दोनों क्या दिखते हैं, सेम देखने के लिए काम करते हैं, पर दोनों का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं फंक्शन देख के कि कौन सा इवोल्यूशन यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, कौन सा ऑर्गन आएगा, एनालोगस ऑर्गन आएगा या होमोलोगस ऑर्गन आएगा। अगर फंक्शन सेम रहा तो एनालोगस ऑर्गन के साथ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आएगी। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब आएगा हमारा डिफरेंट फंक्शन, उसके बाद आएगा हमारा होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं हमारे होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन थोड़ा डिटेल वे के अंदर भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के फर्स्ट टॉपिक हमारे एनालोगस ऑर्गन के बारे में। क्या कहती है डेफिनेशन, ऑर्गन विच हैव सिमिलर फंक्शन बट आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चरल डिटेल एंड ओरिजिन। मतलब कि सिमिलर फंक्शंस इनके रहेंगे पर स्ट्रक्चर जो रहेगा इनका बहुत डिफरेंट रहेगा एक दूसरे से। अगर एग्जांपल देखते हैं हम, फिन्स ऑफ फिशेस एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल। ठीक है, मैंने डायग्रामेटिक व्यू से आपको पूरी समझाने की कोशिश की यहाँ पे कि देख सकते हैं आप, फिन जो रहते हैं फिशेस के इस तरीके से कुछ दिखते हैं, जबकि वेल के फिशेस जो फ्लिपर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। पर दोनों काम क्या होता है, स्विम करने का काम होता है, तैरने में काम करेंगे दोनों जन। तो फिशेस के हमारे फिन्स और फ्लिपर्स हमारे वेल के काम करते हैं सेम, सेम काम करेंगे, पर इनके जो स्ट्रक्चर है वो देख रहे सकते दोनों दोनों अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, इनमें अलग अलग स्ट्रक्चर दिया है, इसमें अलग स्ट्रक्चर कुछ दिया हुआ है। तो हमारा एनालोगस ऑर्गन वही बताता है, सेम फंक्शन रहेगा इसका पर डिफरेंट इसका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन जो रहेगा ना अंदर से, मतलब कि एनाटॉमिकली या क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, पर मॉर्फोलॉजिकली सेम काम करेंगे हमारा। दूसरा आता है एग्जांपल हमारा स्वीट पोटैटो एंड सिंपल पोटैटो का। दोनों का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। आपको पता होगा कि पोटैटो के अंदर स्टार्च बहुत मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, पर बेसिकली स्टोरेज ऑफ स्टार्च का काम कौन करता है, हमारा पोटैटो करता है। पर पोटैटो के अंदर भी दो पार्ट आते हैं, एक स्वीट पोटैटो आता है, हमारा नॉर्मल पोटैटो आएगा। स्वीट पोटैटो क्या होता है, रूट का मॉडिफिकेशन होता है, जबकि हमारा सिंपल पोटैटो क्या होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। अगर आप बीज लगाते हैं पोटैटो का तो उसमें रूट का मॉडिफिकेशन मतलब उगेगा हमारा कौन सा, स्वीट पोटैटो, जबकि स्टेम से हमारा मॉडिफिकेशन होकर मिलेगा हमारे क्या, पोटैटो। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड का ये काम करता है हमारा स्टार्च का। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड इंसेक्ट, देख सकते हैं यहाँ पे भी, ये हमारे बर्ड का विंग्स है और ये हमारे इंसेक्ट का बटरफ्लाई का विंग्स है। काम दोनों का सेम यही है यहाँ पे भी कि दोनों फ्लाई करने में इस्तेमाल करते हैं, उड़ने में मदद करेंगी, पर दोनों का यहाँ पे क्या, यहाँ पे फेदरी विंग्स है इसका, यहाँ पे हमारा सिंपल विंग है इंसेक्ट की बटरफ्लाई का। देख सकते हैं आप कि दोनों के यहाँ पे काम भी सेम होगा, स्ट्रक्चर दोनों का बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लास्ट एग्जांपल हमारा आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स। ये हमारी मैमल्स की आंखें और सबकी आंखें मेरी आंखें हैं, जबकि ये हमारी ऑक्टोपस की आंखें। काम दोनों का वही यहाँ पे देखने का काम हो रहा है, फॉर सी, देखने का काम करेंगे, पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं दोनों को बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यही बताता है हमारा एनालोगस ऑर्गन भी, सिमिलर फंक्शन रहेंगे, सारे के फंक्शन सिमिलर रहेंगे, देखने का तरीका सिमिलर रहेगा, पर स्ट्रक्चर जो बनावटी है ना हमारी आईज की, वो यहाँ पे क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी डिटेल ओरिजिन में। तो इसलिए कहा जाता है एनालोगस ऑर्गन हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आता है। अगर एग्जांपल देखें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब कि इसी का एग्जांपल लेते हैं हमारा आइस का। ये हमारे ह्यूमंस की आंखें आ जाएगी इस तरफ, ऑक्टोपस की आंखें आ जाएगी, बर्ड्स की आ जाएगी, इंसेक्ट की आ जाएगी, और इस आ जाएगी हमारी स्नेक की आंखें। सारे एग्जांपल मैंने ले लिए। सबका स्ट्रक्चर ऑफ आई क्या है यहाँ पे डिफरेंट है, सबकी ओरिजिन क्या है यहाँ पे डिफरेंट है, सब अलग अलग से आए हैं, पर काम सिर्फ यहाँ पे सेम क्या हो रहा है, हमारा देखने का काम हो रहा है। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करेंगे, यहाँ पे आंखें देखने का ही काम करती है ना, और तो कुछ काम करती नहीं है। तो यहाँ पे सब अलग अलग स्ट्रक्चर का सेम फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ये सारी चीजें क्या हो रही, कन्वर्ज हो रही है एक जगह पे। तो ये आ जाएगा हमारा किसका एग्जाम्पल, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, जो कि आ जाएगा हमारे किसमें ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन के अंदर। आई होप कि आपको एनालोगस ऑर्गन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं। एनालोगस ऑर्गन क्या होता है, सिमिलर फंक्शन का होगा, सिमिलर फंक्शन होगा पर डिफरेंट इन ओरिजिन होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा एनाटॉमिकली। दे शो द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्यों शो करेगा, अगर एग्जांपल देखिए हम, फ्लिपर्स ऑफ वेल एंड फिन्स ऑफ फिशेस। फ्लिपर जो होते हैं वेल के और फिन्स होते हैं फिशेस के, काम क्या करते हैं, तैरने काम करेंगे। देख सकते हैं आप दोनों तैरने का ही काम करते हैं। स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है, इनके फिन्स अलग है, इनके फ्लिपर्स अलग है। ठीक है, दूसरा स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, रूट का मॉडिफिकेशन होता है स्वीट पोटैटो, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है हमारा सिंपल पोटैटो।
काम क्या करते हैं दोनों? स्टोरेज ऑफ स्टार्च काम करते हैं, भले किसी तरीके से करे, स्टोरेज का क्या करता है? स्टार्च करते हैं। विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट उड़ने का काम करती है, ये भी उड़ने का काम करेगी, पर स्ट्रक्चर में देखिए कितना डिफरेंस दोनों का। इसका फेदरी विंग्स आएगा, इसका सिंपल विंग्स आएगा इंसेक्ट का। लास्ट एग्जांपल आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल। काम क्या करते हैं? देखने का काम करेंगे सारी की सारी आंखें सबकी, पर स्ट्रक्चर दोनों कितना डिफरेंस है, ऑक्टोपस की भी और मैमल की भी। ये सब एग्जांपल आ जाएगा हमारा किसमें? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर। आंखें सबकी काम क्या करती है? देखने की, पर स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट होता है, सारी सारी क्या हो रही? कन्वर्ज हो रही है एक जगह पे। इसलिए इस एग्जांपल का हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो कि आता है हमारे एनालॉगस ऑर्गन के अंदर। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइंड के देखिएगा, मैंने 2 3 बार बता दिया है आपको। इसका हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे होमोलॉगस ऑर्गन के ऊपर। पढ़ते हैं अब हमारा सेकंड वाला ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन। क्या होता है ये? ऑर्गन विच हैव डिफरेंट इन फंक्शन बट हैव सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर। फंक्शन इसका डिफरेंट रहेगा पर इसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। एनालॉगस में क्या हो रहा था? वहां पे सेम फंक्शन था पर स्ट्रक्चर डिफरेंट था। इसमें बिल्कुल उल्टा रहेगा, होमोलॉगस के अंदर डिफरेंट इसका फंक्शन रहेगा, काम अलग अलग रहेंगे पर स्ट्रक्चर सेम रहेगा। एग्जाम्पल थॉर्न्स ऑफ बोगेनवेलिया एंड टेंडरिल्स ऑफ कोकरबिटा। मतलब कि यहाँ देख सकते हैं मॉडिफिकेशन इसका स्टेम, मतलब स्टेम से ही दोनों निकल रहे हैं पर इसका फंक्शन दोनों का अलग अलग है। मॉडिफिकेशन क्या होगा? इसका अलग अलग होगा, पर देख रहे ओरिजिन बिल्कुल सेम, मतलब यहाँ से ओरिजिन क्या होगा? बिल्कुल सेम है, फंक्शन इस दोनों का डिफरेंट है। दोनों काम क्या कर रहे हैं हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का? एक तो हमारा प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे प्लांट को ग्रेजिंग एनिमल से, और दूसरा क्या कर रहा है? क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है। ये क्लाइंब कर जाएगा हमारे टेंडर की वजह से, और ये क्या करेगा? हमारे थॉर्न की वजह से इसको कोई खाएंगे ना हमारे ब्राउजिंग एनिमल्स, हार्बिवर्स एनिमल्स, इसको काटने से बचाएगा, ठीक है, अपने आप को बचाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, पर इसका क्या है? स्ट्रक्चर देख सकते हैं दोनों का डिफरेंट है, फंक्शन दोनों का डिफरेंट है, पर यहाँ पे क्या है? सेम ओरिजिन है, ठीक, सेम फंडामेंटल ओरिजिन है पर स्ट्रक्चर इन दोनों का डिफरेंट है। एक अपने क्या कर रहा है? क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, एक अपने क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा है अपने, पर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दोनों का सेम ही है। बोगेनविलिया, टेंटेड कुकुरबिटा इसका एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आता है हमारा फोर लिम्स ऑफ सील, फ्लिपर, बैट, बर्ड, हॉर्स, ह्यूमन। ये सारे एग्जांपल्स हमारे आएंगे सेकंड वाले में, कि देख सकते हैं आप सारे के फोर लिंग मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये हमारा फ्लिपर है किसका? सील का। ये आ रहा है बर्ड्स का, ये आ रहा है हमारा बैट चमगादड़ का, ये आ रहा है हमारा हॉर्स घोड़े का, और ये आ रहा है हमारे ह्यूमंस का। देख सकते हैं सबके अंदर फोर लिम्स में हमारे ह्यूमस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस सबके अंदर पाए जाते हैं, पर देख सकते हैं उसका मॉडिफिकेशन कितना अलग अलग है। सबका यहाँ पे फंक्शन जो होगा वो अलग अलग होगा, पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं सबका स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर के सारे बोन्स पाए जा रहे हैं जो भी हमारे बॉडी में पाए जाते हैं फोर लिम्ब में। रेडियस, अल्ना, कार्पल, ह्यूमेरस, मेटाकार्पल, फेलेंजेस सबके अंदर सेम स्ट्रक्चर में पाए जा रहे हैं, पर काम सबका अलग अलग है। ह्यूमन का काम क्या होता है? किसी चीज को पकड़ना या चीज को उठाना। हॉर्स का क्या काम करता है? चलना काम आता है। फेदर्स क्या काम करेंगे? बर्ड्स के में उड़ने का काम करेंगे, बैट के अंदर भी उड़ने का काम करेंगे। फ्लिपर्स क्या करेंगे? हमारे वेल और सील के अंदर तैरने का काम करेंगे। देख सकते हैं मतलब मॉडिफिकेशन जो इसका रहेगा हमारा सेम रहेगा, पर फंक्शन सबका अलग अलग रहेगा। इसलिए ये आता है हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर, एचडी आ जाएगा हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉगस ऑर्गन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एचडी से याद कर सकते हैं आप। डिफरेंट इसका फंक्शन रहेगा पर ओरिजिन बिल्कुल सेम रहेगा, मतलब कि एक ही जगह पे क्या रहेगा? इसका ओरिजिन रहेगा पर फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। उसमें क्या हो रहा था? सेम फंक्शन था, देखने का काम बस हो रहा था वहां पे, और सारे अलग अलग स्ट्रक्चर से क्या हो रहा था? यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा था। ऑक्टोपस की आईज अलग है, ह्यूमंस की अलग है, बटरफ्लाई की अलग है। काम क्या हो रहा था? सिर्फ देखने का काम हो रहा था, बीच आ रहा था मतलब कन्वर्ज हो रही थी सारी चीजें। यहाँ क्या हो रही? सारी चीजें डाइवर्ज हो जाएगी अलग अलग। यहाँ पे फंक्शन क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, पर स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सेम रहेगा। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम यहाँ पे क्या रहेगा? सेम रहेगा, पर एक तो टेंडल बना रहा है, दूसरा हमारा थॉर्न्स का मॉडिफिकेशन कर ले रहा है, ठीक है। दूसरा आ जाएगा हमारा फोर लिम्ब, सब सही सारे एग्जांपल का, मतलब फोर लिम्ब के अंदर सारे बोन्स तो सारे वही प्रेजेंट है, पर सबका फंक्शन क्या है? डिफरेंस है। कोई तैरने में इस्तेमाल कर रहा है, कोई उड़ने में इस्तेमाल कर रहा है, कोई कूदने में इस्तेमाल कर रहा है, कोई चलने में इस्तेमाल कर रहा है, कोई चीज को पकड़ने में इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी यहाँ से। समझ आया होगा आपको आई होप। ये होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? डिफरेंट इनका फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर बिल्कुल सबके सेम है बोन्स के, फंक्शन सबके अलग अलग है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है स्टेम का मॉडिफिकेशन ये दोनों है, पर ये हमारा टेंडल के अंदर बन गया, ये हमारा थॉर्न्स के अंदर बन गया, ठीक है। ये क्लाइंब में हेल्प कर जाएगा फंक्शन के लिए, और ये हमारा क्या करेगा? ब्राउजिंग और हेर्बिवोरस एनिमल से अपने आप को बचाएगा, डिफेंस करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। डिफरेंट का फंक्शन, ओरिजिन बिल्कुल सेम। इस टाइप के इवोल्यूशन को हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जो कि आता है हमारे होमोलॉगस ऑर्गन्स के अंदर। आई होप कि आपको डिफरेंस बिटवीन समझ आया होगा होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स के अंदर। अगर आपको समझ आया होगा यहाँ तक सब कुछ, तो सेशन को लाइक कीजिएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अंदर पूछ सकते हैं, पर मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको एग्जांपल के सहित
विजुअलाइजेशन देख के आपको याद करवा दिया है। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो एक बार आप रिवाइंड करके देखिएगा लेक्चर को। अगर उसके बाद भी आपको क्लियरिटी नहीं होती है फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अब जानते हैं हमारे थर्ड टॉपिक के बारे में, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के, जो कि होगा हमारा वेस्टिजियस ऑर्गन। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में पाई जा रही है जो कि काम की तो नहीं होती, पर पुराने टाइम में, एंसेस्टर टाइम में बहुत सारा उनका यूज था, पर अभी उनका कोई यूज नहीं होता है। देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। द ऑर्गन विच आर प्रेजेंट इन रिड्यूस फॉर्म एंड डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। जो ऑर्गन हमारी बॉडी में एकदम रिड्यूस फॉर्म में पाए जाते हैं और उससे हम कोई फंक्शन नहीं लेते, उन्हें हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। They are believed to be remnant of organ which were complete and function in ancestor। कि हमारे जो एंसेस्टर थे ना, हमारे पूर्वज थे, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा फंक्शन थे सारे ऑर्गन्स, पर आज के टाइम में हमारे कोई काम नहीं करते बॉडी में, सिर्फ हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हमारे बहुत सारे आते हैं, मैंने डायग्रामेटिक व्यू से आपको समझाने की कोशिश की है। तो फर्स्ट एग्जांपल आता है हमारा नेक्रेटिंग मेम्ब्रेन का, जो कि मेरे आई कॉर्निया की थर्ड आईलिड भी हम इसे कहते हैं, जो कि एकदम कॉर्नर में पाया जाता है हमारे आंखों के पास। ये क्या करती है, हमारी थर्ड आईलिड होती है, बहुत सारे प्राइमेट के अंदर भी पाए जाते हैं। एग्जांपल हो गया बर्ड्स, और हमारे आ गए एम्फीबियंस। तीसरा आ जाएगा हमारा रेप्टाइल्स। देखा होगा फ्रॉग के अंदर भी हमारी थर्ड आईलिड होती है, एकदम पतली सी लेयर होती है हमारी फ्रॉग के आई के ऊपर, उसको हम कहते हैं नेक्रेटिंग मेम्ब्रेन। पर अभी के टाइम पे हमारी क्या जरूरत है इसकी। ठीक है, दूसरा आता है हमारा विजडम टीथ। विजडम टीथ देखा होगा आपने, आखिर में हमारे दांत जो आते हैं उसको हम कहते हैं विजडम टीथ, जो कि हमारे थर्ड मोलर के अंदर आते हैं। हमारे कितने दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ये हमारे दांत के प्रकार होते हैं। पर एक और आखिर में हमारे टीथ आता है जिसको हम कहते हैं विजडम टीथ, जो कि बहुत सारे ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा हेयर्स ऑन द बॉडी। के पहले के टाइम पे क्या होता था, पूरे हमारे एंसेस्टर के पूरे शक्ल पे, पूरे हाथ पैर पे, पूरे शरीर के ऊपर बाल ही बाल पाए जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर कुछ ऐसा था कि मतलब इतनी ठंडी थी कि वो मतलब मर जाते थे ठंडी में। इतना 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर वहां पे था, 0 -25 डिग्री से कुछ टेम्परेचर वहां पे था। तो उस टाइम पे भगवान ने क्या किया, कवच के रूप में यहाँ पे हेयर्स प्रोवाइड कर दी पूरी बॉडी के ऊपर, ताकि वो इंसुलेटर काम कर सके, जितनी हीट अंदर थी उतनी अंदर रह सके और बाहर इससे ज्यादा हीट जाए ना। ठीक है, तो ये काम करेगा कौन, हमारा हेयर्स इन द बॉडी पर। जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन होता गया, आगे बढ़ती गई हमारी जनरेशन बाय जनरेशन, तो इनका काम क्या होगा, धीरे धीरे कम होते गया। हम कपड़े पहनने लगे, सिविलाइज होने लगे, तो इनका काम धीरे धीरे कम होने लग गया, और हेयर्स के जो हमारे फॉलिकल्स थे ना, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, कम होते गए बॉडी से। अभी जो हमारी बॉडी में सारे हेयर जो एक पर्टिकुलर एरिया पाए जाते हैं, वो सिर्फ उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही पाए जाते हैं, और उनका वहां पे कोई काम नहीं होता। चौथा आ जाएगा हमारा निप्पल्स इन मेल, जो कि अधिकतर फंक्शन होता है हमारे प्राइमेट फीमेल्स के अंदर। जो यंग वंस होते हैं या फिर न्यू बॉर्न बेबी होता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, उसको फूड प्रोवाइड करने में उस टाइम पे हमारे काम करता है सिर्फ फीमेल प्राइमेट्स के अंदर। मेल में इनका कोई काम नहीं होता, सिर्फ हमारे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बोलते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जब भी एम्ब्रियो रहता है हमारे वॉर्म वुमन के अंदर, तो उस टाइम पे दोनों क्या होते हैं, फीमेल ग्रुप में रहते हैं, पर एक एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम मैंने पढ़ा है आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, तो उसके कारण डिस्टिंग्विश हो जाते हैं यहाँ पे, पर दोनों का स्ट्रक्चर उस टाइम सेम रहता है। फंक्शन से भी क्या रहता है, हमारे फीमेल प्राइमेट के अंदर रहता है, मेल में ये क्या रहता है, अनफंक्शन रहता है, कोई फंक्शन इसका नहीं होता। उसके बाद आता है हमारा पांचवा सेगमेंटेड मसल्स। आपने देखा होगा जो भी लोग जिम जाते हैं, सिक्स पैक बनाते हैं, तो उसमें सेगमेंटेड मसल, अलग अलग शेप में मसल क्या होता है, डिवाइड हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो होती है पर हमें दिखाई नहीं देती। जब तक हम कोई एक्सरसाइज ना करें या फिर जिम ना जाए या फिर कोई वर्कआउट ना करे, तो उस टाइम पे क्या होता है, सेगमेंटेड मसल अपने अपने रूप में आ जाते हैं, जो भी इंसेस्टर रूप होते हैं ना उनका, तो उस टाइम पे दिखती है हमारी सेगमेंटेड मसल, जो कि हमारी बॉडी में जितनी भी ऑर्गन रहते हैं उसको सेगमेंट बाय सेगमेंट क्या करती है, अरेंज करती है। इसीलिए बोलते हैं वर्कआउट एक्सरसाइज जरूरी है हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए। पर आज के टाइम पे इनका भी कुछ ज्यादा काम नहीं होता, सेगमेंटेड रूप में हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। छठवीं आती है हमारी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का क्या काम होता है, ये जो हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं ना, गाय भैंस बकरी, उनके अंदर ही सारे काम करती है। कि उस टाइम पे क्या होता था, एंसेस्टर टाइम के अंदर जो भी हमें मिलता था वो खा लेते थे, वो पेड़ पत्ते हो गए, घास फूस हो गया, तो उस टाइम पे क्या करता था, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या करता था, जो भी हमारे हर्बीवोरस जो खाते हैं ना सारी चीजें, उसमें क्लोरोप्लास्ट जो रहता है ना, क्लोरोफिल रहता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था उस टाइम पे। तो यह वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का क्या हुआ, काम धीरे धीरे कम होने लग गया, क्योंकि आग का आविष्कार हो गया, हम चीजें पका के खाने लग गई, तो इसका काम क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। पर आज भी अगर जो हमारे गाय भैंस बकरी होते हैं ना, सबके अंदर ये अधिकतर पाया जाता है। इनका फंक्शन मेनली उन्हीं के अंदर पाया जाता है, रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर, जो कि जुगाली करते हैं, घास फूस खाते हैं, उनके अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है, हमारे जो भी हर्बीवर्स एनिमल्स रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कॉक्साई, जो कि हमारी टेल बोन होती है, जो कि बिल्कुल एंड में पाई जाती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एकदम आखिर में। सैक्रम का आखिरी पार्ट में मिलती बनता है हमारे कॉक्सिकन टेल बोन। ये क्या करता है, हमारे उस टाइम में जो एंसेस्टर थे उस टाइम में पाई जाती थी हमारे टेल के अंदर बोन, पर अभी इनका कोई काम नहीं, क्योंकि हम दो पैर पे चलने लग गए, चार पैरों से। ठीक है, पहले मंकी क्या था, चारों पैर में इस्तेमाल करते चलने का, फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन हुआ, कुछ एंसेस्टर में ग्रोथ हुआ, तो वो दो पैरों पे चलने लगे। दो पैरों पे चलते चलते फिर हमारे ह्यूमंस का जन्म हो गया आगे जाके। पर आज के टाइम पे मंकी के अंदर हमारा ना कॉक्साई बोन प्रेजेंट होता है, जो कि उनके लटकने
यहाँ से वहां झूलने के लिए काम करता है। पर आज के टाइम पे सिर्फ हमारे ह्यूमंस के अंदर ये बहुत छोटी मात्रा में पाया जाता है, एकदम छोटी सी बोन होती है कॉक्साई बोन। धीरे धीरे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे ना इवोल्यूशन के अंदर, और आगे हमारे फ्यूचर जाएगा जनरेशन में जनरेशन, तो ये भी हमारी क्या होगा कि यहाँ पे विलुप्त हो जाएगी। आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा, ये भी हमारे एग्जिस्ट नहीं करेगी हमारे टेल बोन हमारी बॉडी के अंदर। लास्ट आता है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन में पिना मसल, जो कि आते हैं हमारे ईयर की मसल। ईयर की मसल हमारे 3 मसल से मिलकर बनती है। पीछे की आती है हमारी पोस्टीरियर मसल, आगे की तरफ क्या आएगी हमारी, इस तरफ क्या आ जाएगी हमारी एंटीरियर मसल, और ऊपर की तरफ क्या आती है हमारी सुपीरियर आर्टिकुलर मसल्स। ये तीनों क्या करती है हमारे पिना को मूव करने में और सारी तरह से साउंड वेव को कलेक्ट करने में मदद करती है। आपको ऐसा नहीं कि पीछे से कोई बुला रहा है आपको कान पीछे करके सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। कहीं से भी साउंड वेव आती है पूरी कलेक्ट करती है हमारे पिना, और उसको हमारे देती है हमारे ईयर कॉर्टिकल्स के पास, ताकि वो सिमुलेट करे, उसको जाके हमारे ब्रेन में सिग्नल जाए कि कौन हमें आवाज दे रहा है। ठीक है, तो पुराने टाइम पे क्या होता था, हमारे बहुत सारे प्राइमेट एनिमल्स का हमने देखा होगा, डॉग और कैट के अंदर तो मैंने नोटिस किया है कि उन लोग क्या होते हैं यहाँ पे पीना थोड़ा उनमें नॉन फंक्शन होता है, तो वो उनके कान को घुमा घुमा के देखते थे। आपने देखा होगा बहुत बार डॉग्स के अंदर अधिकतर मैंने देखा है, जो उनका ईयर होता है ना वो हर डायरेक्शन में करते ले तो लेते हैं आवाजों को, पर कभी कई डायरेक्शन से वो नहीं ले पाता, तो उनके कान थोड़ा सा ऐसे तो घूमते रहते हैं अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। तो उनके अंदर ये क्या होता है, थोड़ा नॉन फंक्शन होता है। पर ह्यूमंस के अंदर ये पूरा फंक्शनली होता है। पर आज के टाइम में अभी क्या सर, जैसे जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ रही है, देखा मैंने बताया आपको, अगर आपको सुनना है तो आपको कान पीछे कर किसी और की आवाज सुननी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके कान तक वो बात आ जाएगी। ठीक है, तो पिना मसल का इतना भी हमारे यूज अभी नहीं होता है, अधिकतर हमारे कान जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं। आप लोग वैसे समझदार है, समझते मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन ये सारे हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एटाविज्म का, जिसके अंदर हमारे एंसेस्टर कैरेक्टर हमारे अभी के जनरेशन में दिखाई देते हैं ना, उसको हम कहते हैं एटाविज्म। उसको समझते हैं हम अगले स्लाइड के ऊपर। अगर आपको इस स्लाइड में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं लिखकर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के फोर्थ टॉपिक एटाविज्म के ऊपर। एटाविज्म का मतलब क्या होता है, रीअपेयरेंस ऑफ सर्टेन एंसेस्टर कैरेक्टर व्हिच हैड आइदर डिसअप्रूव्ड और वेयर रिड्यूस, मतलब कि एंसेस्टर के कुछ कैरेक्टर जो कि आज के टाइम में बिल्कुल रिड्यूस हो गए, एकदम डिसअपेयर्ड हो गए, पर वो डबल से हमारी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, उस टाइम को हम कहते हैं एटाविज्म कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम। स्मॉल टेल इन सम बेबीज, कुछ कुछ बेबीज जब हमारे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना उनके अंदर टेल पाई जाती है, जो कि एंसेस्टर कैरेक्टर एक रूप है, जिसको हम कहते हैं एटाविज्म। एडिशनल मेमोरी ग्लैंड इन सम इंडिविजुअल, कुछ कुछ प्राइमेट फीमेल के अंदर क्या होता है, एक एडिशनल मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारे बिल्कुल निप्पल के पास से, मतलब मेन निप्पल तो अलग रहता है जो मेमोरी ग्लैंड का होता है, पर उसके आसपास छोटे 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 मात्रा में पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं एडिशनल मेमोरी ग्लैंड, जो कि एटाविज्म के अंदर हमारा पार्ट आता है। तीसरा आ जाएगा एबिलिटी टू मूव पिना, जैसे हमारे कैट और डॉग होते हैं ना जो कि हमारे पिना को मूव कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में साउंड को कलेक्ट करने के लिए, वैसे कुछ अगर कैरेक्टर हमारे ह्यूमंस के अंदर डेवलप हो जाए अभी के टाइम पे, तो उसको भी हम एटाविज्म के अंदर लाते हैं। ठीक है, चौथा आ जाता है हमारा एनलार्ज कैनाइन इन ह्यूमंस। कुछ कुछ क्या आप देखा होगा दांतों के अंदर जो कैनाइन होता है सबसे नोकीला पार्ट, उसको अंदर क्या होता है, उसकी साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, एनलार्ज साइज में होता है, लास्ट साइड में हमारा कैनाइन पाया जाता है। लास्ट आ जाएगा हमारा लॉन्ग डेंस हेयर इन अ मेल, अगर मेल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हेयर्स प्रेजेंट हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो ये भी एक हमारा टाइप आता है एटाविज्म के अंदर। ये होता है हमारा एटाविज्म कंप्लीट। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ कनेक्टिंग लिंक के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट एविडेंस होगा इवोल्यूशन का। द ऑर्गेनिज्म विच पोजेस द कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, अगर कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ग्रुप के अगर कैरेक्टर प्रेजेंट है तो वो आता है हमारा कनेक्टिंग लिंक के अंदर। जैसे आपका एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, उसको आपके दूसरे वाले फ्रेंड की बात भी पता है, आपकी बात भी पता है, दोनों के बीच कनेक्टिंग लिंक हो जाएगा आपका बीच वाला फ्रेंड। ठीक है, ऐसे आता है हमारा कनेक्टिंग लिंक भी। फर्स्ट एग्जांपल आता है हमारा यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर और अच्छे से, जो कि कनेक्टिंग लिंक होता है हमारा प्लांट और एनिमल का। प्लांट और एनिमल के दोनों कैरेक्टर हमारे यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा पेरिपेटस, जिसको हम कहते हैं एनिडीडा और अर्थोपोडा के उसके अंदर आते हैं पार्ट, कनेक्टिंग लिंक हो गया दोनों के बीच का। तीसरा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हमारा आर्चियोपेटर्निस का, जो कि हमारा लिविंग फॉसिल लिंक्ड होता है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। वो बिल्कुल दिखता तो बिल्कुल बर्ड की तरह ही है, पर उसके अंदर रेप्टाइल जैसे भी कुछ कुछ फीचर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के सारे जो कि मेन टॉपिक थे हमारे पूरे पूरे कंप्लीट कर दिए। होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, कनेक्टिव लिंक, एटाविज्म, वेस्टिजियल ऑर्गन, ये सारे हो गए हमारे कंप्लीट। इसमें एक और छोटा सा टॉपिक आता है, इसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, उसको हम पढ़ते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में हमारे आज के लेक्चर की, जो कि होगा हमारा इंडस्ट्रियल मैरिनाइजेशन इन इंग्लैंड, जिसको हम आता है हमारा कंडीशन हमारे नेचुरल सिलेक्शन के अंदर। नेचुरल सिलेक्शन से आप क्या समझ सकते हैं कि नेचर ने खुद ब खुद से क्या किया, एक्सेप्ट किया है, सेलेक्ट किया है। क्या था हमारा चीज, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1850s इन इंग्लैंड देयर वेयर मोर व्हाइट विंग मॉथ ऑन ट्रीज देन डार्क विंग मॉथ और मेरिनाइज्ड मॉथ। 1850s में क्या हुआ, हमारे आफ्टर इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्रीज के बनने से पहले हमारे इंग्लैंड के अंदर
1815 का वो टाइम था। उसमें क्या हुआ, इंडस्ट्रीज कम थी तो स्मोक और जितने भी हमारी स्मोकी थी सारे हमारे डस्ट पार्टिकल पॉल्यूटेड एरिया इतना नहीं था हमारे इंडस्ट्रीज उस टाइम हमारे इंग्लैंड के अंदर 1850s के अंदर। तो उस टाइम पे क्या था, जो हमारे व्हाइट विंग मॉथ थे ना वो सारे हमारे ट्री ट्रंक के ऊपर जाके रहते थे, वहीं पे उनकी फैमिली रहती थी। तो उस टाइम पे क्या था, व्हाइट विंग और डार्क विंग दोनों मॉथ वहाँ पे क्या थे, प्रेजेंट थे। पर जो डार्क विंग मॉथ थे ना वहाँ पे उस टाइम पे प्रेडेटर ज्यादा उसे एक्सेप्ट कर लेते थे, मतलब किल कर देते थे। क्योंकि आपने देखा होगा सर ब्लैक बोर्ड भी दिया हुआ, समझ लिया हमारा व्हाइट बोर्ड है, अगर इसके ऊपर हम ब्लैक पेन से लिखते तो आपको अलग से दिख जाएगा इस चीजें, पर जो अगर व्हाइट पेन से लिखूंगे इसके व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। उस टाइम पे ऐसी कुछ था कि जो व्हाइट कलर के हमारे मॉथ थे वो सारे हमारे व्हाइट कलर के ट्री टंग के अंदर आराम छुप जा रहे थे, पर जो डार्क कलर के थे वो तो आसानी दिख जा रहे, जैसे हमारे यहाँ पे दिख जा रहा है व्हाइट बोर्ड के अंदर ब्लैक कलर डॉट, वैसे ही ब्लैक वाले अलग से दिख जा रहे थे हमारे व्हाइट ट्रंक हमारे ट्रीज के अंदर। तो प्रेडेटर्स ने व्हाइट वाले मौत को छोड़ दिया और ब्लैक वालों क्या करने लगे, प्रेडेट करने लगे, मतलब किल करने लगे। उस टाइम पे क्या हुआ, व्हाइट कलर के हमारे क्या होते मौत की संख्या जो बढ़ने लगी जनरेशन बाय जनरेशन, पर डार्क वाले मेन के तो क्या होते जनरेशन बाय जनरेशन घटने लगी पॉपुलेशन। कुछ सालों बाद क्या हुआ, जब इंडस्ट्रीज बनी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1920s, देयर वेयर मोर डार्क विंग मॉथ इन द सेम एरिया। जब इंडस्ट्रीज बनी तो क्या हुआ, बहुत सारा पॉल्यूशन हुआ, हर तरफ धुआं ही धुआं था हमारे इंग्लैंड के अंदर। 1920s की बात है, सेम एरिया के अंदर सेम ट्रीज के पास क्या हुआ, डार्क कलर के पूरे ट्री के ट्रंक हो गए एकदम डार्क ब्राउन ब्लैक कलर के। उस टाइम पे जो व्हाइट विंग मॉथ थे वो भी उस टाइम वहां प्रेजेंट ही थे, डार्क विंग मॉथ भी वहां प्रेजेंट थे, पर इस टाइम पे क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा हुआ उस पहले से। डार्क विंग मॉथ वहां पे दिखाई नहीं दिए पर व्हाइट विंग मॉथ आराम से प्रेडेटर को दिख गए। तो प्रेडेटर ने क्या किया, सारे डार्क विंग मॉथ को क्या कर लिया, हमारे छोड़ दिया, और व्हाइट विंग मॉथ को क्या कर लिया, प्रेडेट कर लिया, मतलब किल करने लगे। तो उससे उनकी संख्या हो रही कम होने लग गई। इससे क्या हुआ, जो हमारे डार्क विंग मॉथ थे ना मेलानाइज मॉथ, वो हमारे सर्वाइव कर गए आगे जनरेशन के, जबकि व्हाइट विंग मॉथ जो हमारे प्रेडेटर पूरे खा लिए और उनकी जनसंख्या धीरे 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 कम होने लग गई। इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि नेचर खुद ब खुद सेलेक्ट करता है कि उसे कब कौन सी चीज कहां से चाहिए और क्या उसे देना है सामने वाले को, ठीक है। बिकॉज आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल ट्री ट्रंक्स आर कवर्ड बाय स्मोक एंड स्पॉट्स, under this condition the white wing moth did not survive but due to predator dark wing moth survived। यहाँ पे वही कहा गया है कि व्हाइट विंग मॉथ सर्वाइव नहीं कर पाए हमारे प्रेडेटर के कारण, पर डार्क विंग मॉथ वहां पे सर्वाइव कर गए। क्यों, क्योंकि हमारे छुप गए हमारे किस कंडीशन के अंदर, हमारे डार्क लेदर की कंडीशन के अंदर, जो कि हमारे ट्री का क्या हो सकता था, पूरा कवर कर चुका था हमारे पॉल्यूशन एरिया के हिसाब से। वैसे यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन यही बताना चाह रहा है कि नेचर खुद ब खुद जो चीजें सेलेक्ट करता है ना, तो नेचर की मर्जी के हम आगे कभी नहीं जा सकते। जो भी नेचर करता है हमारे लिए बिल्कुल सही करता है। सुना भी होगा आपने कि सही टाइम पे जो चीज हो वही ज्यादा अच्छी रहती है। अगर हम खुद ब खुद नेचर के अंदर कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो हमें भुगतान वैसे ही देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ा देंगे क्या होता है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकती है। आपने देखा होगा अधिकतर जहाँ पे पॉल्यूटेड एरिया होता है वहां पे बहुत सारे नेचर में कुछ ना कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन आते रहते हैं। इसलिए नेचर को ज्यादा परेशान ना करें तो वही ज्यादा हमारे लिए अच्छा है ह्यूमन लाइफ के लिए। इसी टर्म को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, कि जो चीजें ऑटोमेटिकली नेचर सेलेक्ट करता है ना, उस टर्म को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। आई होप को आपको ये टॉपिक इंडस्ट्रियल मैनेरिज्म का, जो कि हमारे इंग्लैंड में हुई थी घटना, जो कि ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है हमारा नेचुरल सिलेक्शन का, वो आपको समझ आया होगा। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने आज के लेक्चर में पढ़ाया है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी देके जाएंगे। Today's first question is connecting link between plants and animal is what? First option is Nuclina, second is Euglena, third is lungfish and fourth is Peripatus. Second question, reappearance of certain ancestor character in reduced form is known as, first option is vestigial organ, second is analogous organ, third is homologous organ and fourth is atavism. Third question of the session, choose correct example for homologous organ. Homologous organ के लिए आपको correct example चुनना है। First option is eye of octopus and humans. Second is fins of fishes and flipper of whale. Third is forelimbs of bat and human. Wings of bird and insect. Last question of this session. ये जो हमारा क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये हमारे फर्स्ट लेक्चर से कुछ कोरिलेट करके दिखाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। Who first said that life arises from pre-existing cells? किसने कहा था कि लाइफ जो हमारी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है? फर्स्ट ऑप्शन इज एस.एल. मिलर, सेकंड इज लुइस पैस्चर, थर्ड इज ओपेरन एंड हेल्डन एंड फोर्थ इज डार्विन। इन सब क्वेश्चंस के आंसर अभी कमेंट सेक्शन के अंदर देखे जाएंगे। हर लेक्चर की तरह इसके भी आंसर मैं आपको अगले लेक्चर के लास्ट में रिवील कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जो आपको लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था इवोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, उसके मैं आपको आंसर रिवील कर दूंगा। आप चेक करके मुझे बताइएगा आपको कितने क्वेश्चंस में से सही हुए हैं। ये हमारे लास्ट वीक के चारों आंसर है। फर्स्ट का आंसर है हमारा लाइट ईयर, कि जो हमारा स्टेलर डिस्टेंस उसको हम किस में मेजर करते हैं, तो उसका आंसर हमारा लाइट ईयर।
सेकंड, प्रिमिटिव अर्थ जब बना था उसके एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस नहीं प्रेजेंट थी, उसका आंसर था हमारा ऑक्सीजन। थर्ड, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट कब अराइज हुआ था हमारे अर्थ के ऊपर, 3 बिलियन ईयर एगो। एंड लास्ट क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और कंपाउंड कौन सा था हमारे अर्थ के ऊपर, प्रिमिटिव अर्थ पे, तो उसका आंसर हमारा H2O वाटर। देख लीजिए आप इस चारों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है, कोई भी सिंगल टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।